हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। यस, तो वन बाई वन करके मैं सारा प्रॉपर्टीज़ को कवर कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी था उस पर बात किया था और उस प्रॉपर्टी का नाम था टफनेस इंडेक्स। यस, अभी टफनेस इंडेक्स लास्ट क्लास में मैं जब डिस्कस किया तो आप लोगों ने देखा टफनेस इंडेक्स का फार्मूला क्या हुआ था। IPY में टफनेस इंडेक्स का फार्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को डिस्कस किया, IPY में IF। तो अब मैंने ये बताया था कि IP कैसे निकालेंगे तो आपको पता है और IF कैसे निकालेंगे आपको पता है। तो अगर हम IP निकाल लिए, IF निकाल लिए तो हमारा टफनेस इंडेक्स दे देगा। बट उसमें एक और पार्ट है कि IP निकालने से पहले हम WL कैसे निकालेंगे, लिक्विड लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं बताया था कि कासाग्रेंड का मतलब वो ऑपरेटर से हम लोग जब ग्रुप काटेंगे और वो ग्रुप को जो अटैच होने में जो टाइम टेकन बाई अटैच होने में जो ग्रुप को टाइम लेगा, कितना ब्लोज में वो अटैक हो जाएगा अटैच, दिस इज नोन एज लिक्विड लिमिट। तो हमने बोला था कि हीट एंड ट्रायल करेंगे। उसमें कभी कभी 30 ब्लोज पे भी अटैच हो रहा था, कभी कभी 25 ब्लोज पे भी हो रहा था, कभी कभी 20 ब्लोज पे भी हो रहा था। लेकिन हमारा लिक्विड लिमिट उस पे कौन सा होगा, जो 25 ब्लोज पे अटैच हो जाएगा, ने बताया था। और वहाँ से लिक्विड लिमिट निकाल लेंगे, उसके बाद जो है IP निकाल लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग टफनेस इंडेक्स निकाल लेंगे। ये फार्मूला था, आप लोग को मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस टाइप से था IPY में IF, ठीक है ना। ये फार्मूला था टफनेस इंडेक्स में। सेम इन द सेम वे आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल। यस, देखिए इंडेक्स जो सॉइल प्रॉपर्टी का जितना भी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। आज जो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चीज़ों को आप लोग आराम आराम से देखिए, आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से सीखिए। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और अब आप देख रहे होगे कि ये फार्मूला बार बार, ये फिगर बार बार आ रहा है। यस, तो ये जो फिगर आ रहा है फ्रेंड, ये टू फेज डायग्राम का ये फिगर है। आप लोग को टू फेज दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऑड जैसा, लेकिन मैं टू फेज आपको दिखाया था कि 3 फेज से जब हम लोग जाएंगे 2 फेज में, सॉलिड, वाटर, एयर। लेकिन हमारा यहाँ पे एयर का जब बात नहीं चल रहा है, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का बात हो रहा है। तो सॉलिड और ये वाटर और यहाँ पे एक थिन लेयर बन रहा है, जो थिन लेयर बन रहा है उसमें एक थिन लेयर यहाँ पे बन रहा है। उसमें जो है हमने बोला था कि सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट, ये 2 स्टेट आते हैं जो कि लिक्विड को और सॉलिड को कंबाइंड करते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड को कंबाइंड करने का जो लेयर है उसी को हम लोग सेमी से प्लास्टिक तक कंसीडर करते हैं, जो कि ये लेयर। बट ये लेयर हम लोग 2 फेज डायग्राम में कभी भी दिखाते नहीं हैं और 3 फेज डायग्राम में भी। तो
इस पे मैं एक और भी एग्जांपल बताया था कि जब मैं हाईवे पढ़ाऊँगा तो उसमें 2 स्ट्रेट रोड को कनेक्ट करना है। तो क्या आपको क्या लगता है कि एक नॉर्थ डायरेक्शन से ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो मान लीजिए कि एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है और एक नॉर्थ डायरेक्शन से रोड आ रहा है, आपको दिख पा रहा है? आप लोग को डायरेक्शन पता होगा ना? अरे आप लोग इंजीनियर आदमी हो भाई, डायरेक्शन तो पता ही होगा, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं एक डायरेक्शन का वो डाल देता हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है ना? तो यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल होता है फ्रेंड। जब हाईवे पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, अभी हम तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई आपको ये बोला जाए फ्रेंड कि अगर कोई रोड स्ट्रेट आ रहा है इस डायरेक्शन से और स्ट्रेट आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से, अभी ये दोनों रोड को कनेक्ट करना है, तो क्या आप ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं, दिस इज कॉल्ड टोटली रॉन्ग। तो हमने बताया था कि अगर एक रोड नॉर्थ से आ रहा हो, एक रोड ईस्ट से आ रहा हो, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक बीच में ट्रांजिशन जोन बनते हैं जो कि स्ट्रेट नहीं होते हैं और ना ही ये सर्कुलर होते हैं, दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिशन जोन जो है ये दोनों रोड को जोड़ती है। इन द सेम वे यहाँ पे एक हो गया ये साउथ वाला नॉर्थ वाला रोड और ये एक हो गया ईस्ट वाला रोड, एक हो गया ईस्ट वाला रोड। ये दोनों को जोड़ने के लिए ये जो पतला सा लेयर है यही ट्रांजिशन जोन है और यहाँ पे इस जोन को हम लोग बोलेंगे सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट। ये दोनों ही मिल के एक पतला सा लेयर बनता है जो कि सॉलिड और लिक्विड को जोड़ता है। ये तो बातें मैं बताया था। अब आगे चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे चलेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यस, अब मैंने कंसिस्टेंसी स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व जब पढ़ाया था तो आप लोग को पता है कि स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व जो पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि मैंने वो बताया था स्लोप कंसिस्टेंसी कर्व में मैंने वो बताया था कि स्लोप जो है कैसे निकालेंगे और कंसिस्टेंसी कैसे निकालेंगे। तो कंसिस्टेंसी क्या है फ्रेंड कि किसी भी सॉइल का वाटर वो कितना ऑब्जर्व कर सकता है तब तक जब तक कि वो सॉइल फ्लो ना हो जाए। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यस, जैसे हमने ये भी एग्जांपल दिया था कि आटा गूंथते हैं तो हमारा जो है आटा जब गूंथते हैं तो हमारा कभी कभी जो जिसको नहीं पता होता है, जिसको खाना बनाना नहीं आता है, नए नए जो आटा गूंथने चलते हैं तो वो क्या करते हैं 1 केजी आटा में 1 केजी वाटर डाल देते हैं तो हमारा आटा जो है फ्लो करने लगता है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होता, रोटी बनने लायक नहीं होता। सेम इन द सेम वे सॉइल में भी है। जिसको अगर लिक्विड ये पता नहीं है कंसिस्टेंसी, तो सॉइल में भी इतना वाटर दे देगा, इतना वाटर दे देगा कि वो जो है प्लास्टिक ना रह के फ्लो हो जाएगा। तो जब फ्लो हो जाएगा तो सारा काम ही ख़त्म हो गया। तो हमको कंसिस्टेंसी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो सॉइल कितना वाटर ले सकता है, वो अपना प्लास्टिक स्टेट में रहते हुए। प्लास्टिक स्टेट से जैसे बढ़ा तो वो फ्लो हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा वाटर जिस
जिस वाटर कंटेंट पे हमारा सॉइल रिमेन प्लास्टिक है, दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल। समझ गए? तो ये हमारा कंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है ना। अब जो है स्लोप मैंने पढ़ा ही दिया था, तो अब आ जाइए हम आगे चलेंगे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैसे, क्या है, फार्मूला उसका क्या है। ये फिगर मुझे लगता है अब समझाने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, कि एक सॉइल सॉलिड का ये रूप है जिसमें सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, प्लास्टिक स्टेट है और लिक्विड स्टेट है। अभी अभी मैंने बता दिया कि ये 3 फेज डायग्राम का एग्जाम्पल नहीं, 2 फेज डायग्राम का एग्जाम्पल है। और 2 फेज में भी एक ये थीन सा, ये जो दो चीज़ दिख रहा है ना, एकदम थीन लेयर होता है, कनेक्ट करता है सॉलिड और लिक्विड को। डायरेक्ट कोई भी चीज़ कनेक्ट होगा क्या? ऐसे सॉलिड है और ये लिक्विड है, डायरेक्ट आके चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा ना, बीच में प्लास्टिक होगा, फिर सेमी सॉलिड होगा, इधर धीरे 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 चिपक जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ को। तो अब आ जाइए, अब इस ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अब इस ग्राफ को स्टार्ट करेंगे हम कि दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वाटर कंटेंट। अभी वाटर कंटेंट तो आपको पता है, कितने बार नहीं बता दिया। तो ये वाटर कंटेंट के साथ में वॉल्यूम का ग्राफ है फ्रेंड। तो ये जो है कि डिफरेंट वाटर कंटेंट है, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है। अब ये सॉइल जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग वाटर कंटेंट रखता है। तो हमारा कह रहा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स में कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स वो इंडेक्स है कि एक सॉइल जब तक पानी ले सकता है जब तक कि वो प्लास्टिक स्टेट में रिमेन कांस्टेंट हो। प्लास्टिक स्टेट से जैसे ही बह गया, आगे निकल गया, तो फ्लो इंडेक्स में चला जाएगा और वो बह जाएगा लिक्विड के साथ में, पानी के साथ में सॉइल ही बह जाएगा। तो जब पानी के साथ में सॉइल बह गया तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स रहा कहाँ उसके अंदर, नहीं। इसीलिए हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला देखेंगे। अभी ये समझा दिया, ये आपको पता है, ये बार बार समझाने का ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला को ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग जो बोल रहे हैं वो फ्लो हो रहा है क्या, हम लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड। IC इक्वल टू, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला है IC इक्वल टू WL माइनस W अपॉन में IP। आगे बढ़े तो एक लाइन और बढ़े आगे, इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें तो इसको लिक्विड लिमिट माइनस WL माइनस W अपॉन में इस चीज़ को खोल देंगे। तो ये चीज़ कौन सा चीज़ है? IP क्या है फ्रेंड? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमने क्या पढ़ाया था कि लिक्विड लिमिट एट वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट एंड वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, दोनों को बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक एक रेंज होता है फ्रेंड। अभी मान लिए कि 45% है एट प्लास्टिक लिमिट पे, 60% है लिक्विड लिमिट पे, ठीक है ना। प्लास्टिक लिमिट
लिक्विड लिमिट। तो यहाँ से अगर हम बोल दें कि आईपी क्या हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है 15% आप बोल सकते हैं आईपी। तो ये जो 15% हो गया फ्रेंड, ये दोनों को बीच का डिफरेंस को हम लोग आईपी कहते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये तो बातें हो गई। अब मैं ये फिगर बार बार क्यों ला रहा हूँ वो आपको पता चल गया होगा कि चीज़ें जो हैं एक दूसरे में कंबाइंड है, वो रिलेट है। मैं अगर फिगर नहीं लाऊंगा तो इसको समझाऊंगा कैसे। और जहाँ तक इंडेक्स का सवाल है, वो हर क्लास में जितना भी इंडेक्स पढ़ाऊंगा उसमें ये फिगर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्लोप का और कंसिस्टेंसी का कर्व है। ये स्लोप हमारा बताता है और ये कंसिस्टेंसी बताता है सॉइल का। ठीक है ना, ये देखिए, ये सॉइल का स्लोप बता रहा है और ये हमारा कंसिस्टेंसी का वो बता रहा है रेंज, कि किस वाटर कंटेंट पे सॉइल किस रेंज में है, कब श्रिंकेज लिमिट में है, कब प्लास्टिक लिमिट में है, कब लिक्विड लिमिट में है, ये हमारा बताता है। तो ये हमारा जब बताता है फ्रेंड, तो अब आ जाइए। हाँ, अब हम यहाँ पे ये फार्मूला को देखेंगे कि हमारा ये फार्मूला क्या है। IC इक्वल टू, हम इधर समझा देते हैं फ्रेंड, वहाँ पे गिव यू। IC इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, वाटर कंटेन अप माइनस W अपन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये आप देख पा रहे हो। तो अब ये जो चार जो चीज़ है फ्रेंड यहाँ पे, इसको तो आप शिद्दत से जान रहे हो, लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, इस पे मुझे लगता है कि बात करने का ज़रूरत नहीं है। और इसको आप लोग जान रहे हो, प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट, इस पे भी बात करने का शायद ज़रूरत नहीं है मुझे। तो और ये दोनों चीज़ तो सेम ही है। ठीक है, तो अब जो हमारा यहाँ पे अगर कोई न्यू टर्म का एंट्री हुआ है, कोई न्यू टर्म का जो एंट्री हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या है, W। अभी W क्या है फ्रेंड, ये भी कोई न्यू टर्म नहीं है, आप लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। W हमारा क्या है, परसेंटेज वाटर कंटेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट। नेचुरल वाटर कंटेंट। अब देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे 4 टाइप का वाटर कंटेंट आ गया। सारे के सारे ही वाटर कंटेंट ही है, लेकिन अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग कंसिस्टेंसी पे। एक तो है लिक्विड लिमिट, जो कि वो एकदम बैरियर दिखाता है। बैरियर दिखाता है कि इससे ज़्यादा अगर सॉइल में पानी दिया गया तो ये सॉइल जो है पानी के साथ साथ में बह जाएगा। इसके बाद इसको कोई क्षमता नहीं है पानी ऑब्जर्व करने का। तो ये एक हो गया लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या दिखा रहा है, ये भी एक रेंज दिखा रहा है कि भैया इस सॉइल में प्लास्टिक लिमिट के बाद अप टू लिक्विड लिमिट तक आप जो है वाटर दे सकते हैं। ये सॉइल इतना कंसिस्टेंट अभी है कि वाटर कंटेंट आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते आप लिक्विड लिमिट तक जा सकते हैं। ये हमारा प्लास्टिक लिमिट का रेंज बताता है। तो ये दो चीज़ आप लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट समझ गए। अब आ गया W। W इज अ नॉट अ कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल। W कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल नहीं है, ये हमारा
किसी भी सॉइल का वाटर कंटेंट है जो कि हम लोग निकाल के देखते हैं, नेचुरल है ये, कोई लिमिट इसका नाम नहीं। हम लोग जस्ट एक सॉइल सैंपल उठाया, मान लिए एक सॉइल से, जैसे 3 फेज डायग्राम्स मैंने बताया था, ये 3 फेज डायग्राम है, ये 3 फेज डायग्राम है, ठीक है। ये हम लोग वहाँ से लेके आया फील्ड से, तो फील्ड से जब लेके आया, अब मैं सीधा बोल दूंगा कि इसका वाटर कंटेंट मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ पे कोई बात नहीं किया, किसी लिमिट का बात नहीं किया, सिर्फ वाटर कंटेंट बोलूँगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है सर, मैं आपको वाटर कंटेंट बता देता हूँ। तो आप वाटर कंटेंट कैसे बता देंगे? आप कहेंगे कि सर मैं थोड़ा सा सॉइल सैंपल ले लूँगा, इसको मैं कंटेनर में रख के इसको वज़न करके और ओवन में रख दूँगा 24 आवर्स के लिए। फिर जब मैं 24 आवर बाद निकालूँगा उसको, फिर से वज़न कर लूँगा। मैं देख लूँगा कि दोनों में पहले जो रखा था, नेचुरली जो सॉइल लेके आया उसको ओवन में रखने से पहले जो वज़न लिया वो W1 है, अभी 24 आवर बाद जो ड्राई होने के बाद निकाला वो W2 है। दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे कि कितना ग्राम है। जो हमारा है वो हमारा वाटर, वेट ऑफ वाटर दे देगा, और जो हमने लास्ट में जो वज़न निकाला है सॉलिड का ड्राई होने के बाद, वो कंटेनर का वेट घटा लिए तो हमारा सॉलिड दे दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वहाँ पे वाटर कंटेंट का फार्मूला कि वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। ये तो हम जानते हैं, सॉइल सॉलिड। तो हम लोग वही तो निकाल रहे हैं ना फ्रेंड, कि ये जो अभी जो हमने बोल दिया वेट ऑफ वाटर, एक सेकेंड डबल हो गया, ये वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। हम लोग किसी भी सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट निकालने के लिए क्या कहेंगे कि हम वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे उस सॉइल का और वेट ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे, जो आएगा वो हमारा सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट होगा। तो हम ये जब नॉर्मल किसी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए बोलेगा फ्रेंड, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इस सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट है। बट जब हम बोल देंगे कि इस सॉइल का वाटर कंटेंट निकालिए एट द लिक्विड लिमिट, अब मैंने लिक्विड लिमिट के लिए बताया था कि हम लोग हीट एंड ट्रायल से वो करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज निकालेंगे, और जब हमारा ये 30 ब्लोज है, ये 25 ब्लोज है, और जिस ब्लोज पे, और ये हमारा हो गया N3 में कौन सा ब्लोज हो गया फ्रेंड, 22, जिस ब्लोज पे हमारा जो वाटर कंटेंट एट 25 ब्लोज पे आएगा, N इक्वल टू 25 ब्लोज, वही जो हमारा वाटर जो हो जाएगा लिक्विड लिमिट हो जाएगा। अब मैंने बताया था एग्जांपल में 45% दिया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आईसी निकालने के लिए फ्रेंड यहाँ पे 4 टाइप का वाटर कंटेंट ही निकालते हैं, बट 2-3 टाइप का जो वाटर कंटेंट निकालने का अलग अलग, और एक ही सॉइल का फ्रेंड देख लीजिए, हम अगर नेचुरल वाटर कंटेंट निकालने जाएंगे तो सिर्फ वो नॉर्मल प्रोसेस जो वाटर कंटेंट निकालने का है कि सॉइल को वज़न कर लेंगे थोड़ा सा कंटेनर के साथ में, फिर उसको रख देंगे, फिर निकालेंगे, जो दे देगा वाटर कंटेंट नेचुरली वो हमारा हो जाएगा नेचुरल वाटर कंटेंट W। और जिस प्रोसेस से कासा ग्रेन्ड ऑपरेटर से आपने देखा था कि ऐसे ऐसे हम लोग उसको हैंडल को जब मूव करते थे तो 1 ब्लोज 2 ब्लोज ऐसे ऐसे होता था,
और 25 ब्लोज पे जो हम लोग देखेंगे कि ग्रुप काटा था हमने, ठीक है ना। ग्रुप जब कटने के बाद वो जब ग्रुप ऐसे 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 कट गया था, अब ये एक एक ब्लोज दो ब्लोज पे सटते जाएगा। जब 25 ब्लोज पे फिर से सॉइल सैंपल सट जाएंगे फ्रेंड, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, दिस इज नोन एज वाटर कंटेंट, और बुश वाटर कंटेंट को हम लोग बोल दिया लिक्विड लिमिट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे निकाल लिए, नेचुरल वाटर कंटेंट और लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक जो लिमिट है फ्रेंड, उसको अभी तक मैं नहीं बताया हूँ, उसको बस मान लीजिए कि कैसे निकालेंगे वो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं किया हूँ कि ये थोड़ा हट के है, ये सबसे कंबाइंड है नहीं प्लास्टिक लिमिट, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा कैसे निकाल। बट आप इतना मान लीजिए कि इस फार्मूला में जो प्लास्टिक लिमिट आ रहा है, इसको भी अगर निकालने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। बताएंगे इसको, एक दो क्लास में बताएंगे। पहले ये जो इंडेक्स है इसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ये दो चीज़ अभी इस फार्मूले में फिगर में मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, करूँगा। तो आइए, अब मुझे नहीं लगता है फ्रेंड कि आप लोग को कोई दिक्कत होना चाहिए। मैं लिक्विड लिमिट निकाल लूँगा कासा ग्रेन से, नेचुरल वाटर कंटेंट निकाल लूँगा ओवन मेथड से, और प्लास्टिक लिमिट भी निकाल लूँगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लोग जो है अच्छे से शिद्दत के साथ आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अब आ जाइए, अब मैं कुछ और लिख के रखा हूँ, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, बोल ही दिया हूँ, फिर भी लिखा हुआ चीज़ जो है आँखों के रेटिना तक जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही आपको सहूलियत होगा याद करने में। बोला हुआ चीज़ कान में गया, बाहर निकल जाता है, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। चूँकि बच्चे जो होते हैं नटखट होते हैं, कभी कभी देखे होंगे घर में कि बच्चे को आप लोग कितनों भी डांटिए, बच्चे नटखट होते हैं, इधर कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे। तो ओरल जो बोला हुआ चीज़ है, बच्चे जिस तरह से कान पे नहीं लेते, उसी प्रकार से आप लोग भी हो। मैं ओरल जो बोल रहा हूँ शायद आप लोग का कान तक जाए, और इस कान तक जाए और इस कान से निकल जाए, और आप लोग को कुछ ना हो। तो इसलिए फ्रेंड मैं आप लोग के लिए लिख के लाया हूँ कि WS को बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट, WP को बोलेंगे हम लोग प्लास्टिक लिमिट, और WL को बोलेंगे लिक्विड लिमिट, जो कि ये कुछ नया नहीं है। इसलिए लिख के लाया कि यहाँ पे IC का फार्मूला में आ रहा था। वेयर ये फार्मूला लिखने के बाद मैं लिखा हूँ कि इसमें कौन कौन सा टर्म है। लिक्विड लिमिट है ऑफ सॉइल, ये W क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, या इसी पे मैंने बात किया कि ये नेचुरल कैसे निकालेंगे, और प्लास्टिक लिमिट अभी निकालना बताया नहीं है, मैं बता दूंगा। तो प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अब ये फ्रेंड देख लीजिए कि ये जो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फार्मूला हो गया फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सारे के सारे इंडेक्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इस फिगर पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए फ्रेंड मैं बोला, और आपको इसमें इनडायरेक्टली 2 फेज डायग्राम भी मैं दिखाया हूँ। मैं फर्स्ट क्लास से ही बोल रहा हूँ फ्रेंड कि हमारा पूरे ही सॉइल प्रॉपर्टीज में 3 फेज डायग्राम अलोंग विथ 2 फेज डायग्राम आएगा। जैसे भी है हमको दिखाना काम है, यहाँ पे भी मैं दिखा दिया कि किधर आ गया 2 फेज, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये आज का था कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए मैं लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड, ये मेरा सॉइल मैकेनिक्स जो है 3rd सब्जेक्ट है। मैं 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ। आउट ऑफ 2 1 क्या है RCC, सेकेंड 1 बिल्डिंग मटेरियल। दोज हु हैव इंटरेस्टेड must watch through our channel
ये अनाउंसमेंट ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए है। रेगुलर स्टूडेंट तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो लेक्चर मेरा देख ही रहे हो। मैं न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि टाइम मिले तो सॉइल मैकेनिक्स तो पढ़ ही रहे हो। अगर आज जुड़े हो तो अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आप घूम सकते हो। कितने बच्चे जो हैं ऑलवेज जीवन भर घूमते रहते हैं, यार यार सॉइल मैकेनिक्स नहीं आता नहीं आता, लेकिन वो किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी टीचर से अच्छे से पढ़ने का कोशिश नहीं किया। ये फिगर देख के ही डर जाते हैं, ये क्या फिगर है, ये क्या प्लास्टिक, क्या लिक्विड, इसको समझना पड़ेगा फ्रेंड। डरने से कोई काम नहीं होता फ्रेंड। कोई भी चीज़ों को सिकंदर जो है कितने बार अटैक किया था तो लास्ट में वो विक्ट्री प्राप्त हुआ था। एक ही जगह पे वो बार बार अटैक कर रहा था सिकंदर। तो आप लोग को भी अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो उस पर बार बार अटैक करना होगा। ये नहीं कि एक बार अटैक किया नहीं समझ में आया तो मैं उसको छोड़ दूँ, नहीं, तब तो और समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। बार बार समझ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था फ्रेंड। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। और आप लोग ऐसे ही कोशिश करते रहिए, ट्राई मारते रहिए, और चीज़ों को फ्रेंड सिस्टेमैटिक ढंग से लिखना है, पढ़ना है। चीज़ें जो हैं इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। ओके बाय।